चुनाव खत्म, सियासत उफान पर। बड़ी खबर प्रदेश से, जहां सियासी साजिश की बू आ रही है। कौन कर रहा है ये साजिश? राजस्थान में आखिर ये हो क्या रहा है? सियासी खिचड़ी कौन पका रहा है? प्रदेश की पॉलिटिक्स पर सबसे बड़ा खुलासा। चुनाव खत्म, लेकिन सियासत उफान पर। क्या प्रदेश में सियासी साजिश हो रही है? क्या राज्यसभा के चुनाव के बाद भी रार खत्म नहीं हो रही है? कौन उठा रहा है रण के बाद भी सियासत को सुलगाने वाले सवाल? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन आज इसी पर करेंगे हम सबसे बड़ा खुलासा। आर पार की लड़ाई है, सियासी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। संकेत साफ साफ प्रदेश की सियासत में साजिश की बू आ रही है। आइए जानते हैं कौन पका रहा है ये सियासी खिचड़ी। राज्यसभा चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी ने ब्यावर और उदयपुर से इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल पर बातचीत के संबंध में अब पूछताछ इनसे की जा रही है। एसओजी अधिकारी इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। डॉक्टर महेश जोशी से भी पूछताछ की जा सकती है। डॉक्टर महेश जोशी ने एसओजी को परिवाद दिया था। तो बड़ी खबर आज की यही, राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। एसओजी अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मोबाइल पर बातचीत के संबंध में इन्हें गिरफ्तार किया है, और क्या बातचीत इन्होंने की, किससे की, ये भी हम आपको बताएंगे। उस बातचीत को लेकर अब इनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर महेश जोशी, इन्होंने परिवाद दिया था एसओजी को। अब डॉक्टर महेश जोशी से भी पूछताछ हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। ब्यावर और उदयपुर से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी अधिकारी अब इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। जो अब तक बात सामने आई है उसके अनुसार एक महिला विधायक और एक विधायक से एक और विधायक से इनकी बातचीत हुई थी। इन्होंने फोन पर आपस में ये लोग बातचीत करते हुए इस बारे में बता रहे थे। अब उस बातचीत के आधार पर एसओजी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है। एसओजी अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, और एसओजी ने परिवाद दायर किया था डॉक्टर महेश जोशी ने, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। राज्यसभा चुनाव में सियासत बेइंतहा गरमाई थी, लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासत अब तक ठंडी नहीं हुई है। श्रीपाल शक्तावत जी, सीनियर एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, क्या ये माना जाए कोई स्याप पहलू राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का अब सामने आने वाला है? जी बिल्कुल सुमित, दोनों जो जिनकी बातचीत के आधार पे ये पूरा खुलासा हुआ है, दोनों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने डिटेन कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है, और उस बातचीत और अब जो पूछताछ हो रही है उससे कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोफाइल अब तक पता चला है, बीजेपी में वैसे उनकी दोनों जो लोग हैं उनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं रही, लेकिन एक बार जो मालानी है, मालानी को राजस्थान में उद्योग प्रकोष्ठ का चेयरमैन बनाया गया था बीजेपी के, और वो रामकुमार भूतराज जो ट्रेजरार हैं प्रदेश बीजेपी के, उनके करीबी माने जाते हैं। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी के भी वो करीबी माने जाते हैं, और ब्यावर से उनको टिकट दिए जाने की बात लगातार होती रही है। एक कनेक्शन ये भी पता चला है कि जब टिकट को लेकर के लॉबिंग हो रही थी तो उनके लिए हांगकांग से एक व्यापारी एक्टिवेट थे, और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए। तो अब इसमें ये कनेक्शन भी तलाशने की कोशिश हो सकती है कि क्या ये जो बातचीत है ये सिर्फ 2 लोगों के बीच सीमित थी, या बीजेपी के कई बड़े नेताओं का इसमें रोल था, और क्या भारत से बाहर का भी
कोई कनेक्शन इसमें स्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि हांगकांग के एक व्यापारी से रिश्ते की बात मालानी की आ रही है। जहां तक अशोक नेतवाला की बात है, अशोक नेतवाला परिवर्तन यात्रा के वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संपर्क में आए थे। उसके बाद वो टिकटों को लेकर के ठेकेदारी करने लगे थे, लोगों को इस तरह का आश्वासन देने लगे थे, सर्वे की बात करने लगे थे, और उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनको लगभग दरकिनार कर दिया था। हालांकि बांसवाड़ा के जो राजनीतिक समीकरण है उनमें कई बार उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि नेतवाला परिवर्तन यात्रा में जिस तरह की उनकी हैसियत थी और वो जो पूर्व मुख्यमंत्री के करीब जिस तरह से आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया था। तो दोनों का प्रोफाइल इस तरह का है, और दोनों के परिवार के लोगों का ये कहना है कि दोनों नेतवाला हो या मालानी हो, इनके बीच में व्यवसाय को लेकर के बातचीत होती रही है। दोनों ही मार्बल और ग्रेनाइट के धंधे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के कनेक्शंस की बात कही जा रही है। लेकिन जो एसओजी की रिपोर्ट है, एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है, वो कुछ और इशारा कर रही है। उसके मुताबिक सरकार को गिराने को लेकर के दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी जी। और दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और एक बात ये भी सामने आई है, जो बीजेपी के नेताओं से और स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत हमारी हुई है, उससे ये पता चला कि दोनों ही और एम्बिशियस लोग हैं, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। पैसे कमाने की इनमें जबरदस्त लालसा रही है, और आर्थिक तौर पर देखें तो इनकी दोनों की बड़ी कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो इस तरह के सपने जरूर देखते रहे कि वो बड़ा काम कर सकें। तो ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि क्या ये अपने स्तर पर कर रहे थे या इनके पीछे कोई पार्टी के बड़े प्रोफाइल के नेता इनके साथ थे जी। लेकिन जो मालानी के बारे में एक बात आ रही, वो ये आ रही कि उनके हांगकांग तक कनेक्शन रहे हैं, और अगर ये जांच बढ़ती है तो ये पता चलेगा कि क्या भारत से बाहर के भी कुछ लोग इसमें एक्टिवेट थे। कल ही बीजेपी के विधायकों ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी, और उसके तुरंत बाद ये खुलासा होता है। क्या इस खेल का बॉस कौन है शिवपाल जी? क्या इसके बारे में खुलासा माना जाए कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा? देखिए, पूछताछ हो रही है। कल रात को उनको डिटेन कर लिया गया था, दोनों को, जो मालानी है और नेतवाला है, दोनों को लिया गया था, और इनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि कनेक्शन किस तरह के हैं। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया गया था विधानसभा में, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है, वो उसको उससे जोड़ करके देख रहे हैं। और दोनों के प्रोफाइल को लेकर के भी बीजेपी के नेताओं का मानना है कि उनकी कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है जिनकी बताया जा रहा है। 2 विधायकों से इन्होंने बात की, और आदिवासी इलाके के ये विधायक हैं, उनका जी बिल्कुल ये बात सामने आ रही है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस में बड़े नेता हैं, और रमीला हैं जो बांसवाड़ा से विधायक हैं, बांसवाड़ा जिले से, उस वागड़ क्षेत्र से, दोनों से बातचीत करने की बात आ रही। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इनका ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है जिनको इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी दी जाए, या वो इस तरह से इनिशिएट करें। वो उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं। लेकिन मालानी को लेकर के जो तथ्य आया, वो ये आया कि उनके कनेक्शंस, खासतौर पर टिकट को लेकर के जो लॉबिंग हो रही थी, महाराष्ट्र के एक नेता से बात हो रही थी, महाराष्ट्र के एक नेता से के जरिए कनेक्शन स्थापित किए जा रहे थे, वो टिकट दिलवाने की बात हो रही थी। क्योंकि देवीशंकर भूतड़ा यहाँ से जी पहले ब्यावर से विधायक रहे हैं, और रामकुमार भूतड़ा जो कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो राजसमंद के रहने वाले हैं। राजसमंद सीट से, लोकसभा सीट से उनको टिकट दिए जाने की बात थी। उनके भी ये करीबी माने जाते हैं। तो जो अब तक चीजें आ रही है उसमें अगर स्थानीय तौर पर देखें तो कोई ज्यादा बड़े प्रोफाइल के लोग नहीं है, सतही नेता माने जाते हैं, और एम्बिशियस उनकी एक इमेज है कि अति महत्वाकांक्षी लोग ये रहे हैं, और बीजेपी उनको ज्यादा कोई तवज्जो नहीं देना चाहती। लेकिन जो बातचीत है और जिस तरह के कनेक्शन खासतौर पर मालानी के सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि मामला बड़ा हो सकता है। शुक्रिया श्रीपाल जी, तमाम जानकारी के लिए। श्रीपाल शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर, तफ्तीश से गहराई से इस पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचाई। 2 विधायक जिनके नाम, जिनसे बातचीत की बात कही जा रही है, और इन 2 लोगों को हिरासत में लिया है एसओजी ने। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है, जैसा हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी बता रहे थे, बीजेपी से कोई गहरे संबंध नहीं है। लेकिन अब
पूछताछ की परतें जैसे जैसे खुलेंगी, कौन कौन से नाम सामने आएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोवर्धन चौधरी जयपुर से, राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, तार उदयपुर तक पहुंचे हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए एसओजी की इस कार्रवाई में उदयपुर के अशोक सिंह नेतवाल भी गिरफ्तार हुए हैं और कल देर शाम अंबामाता थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए अशोक सिंह को अपने थाने बुलाया था। उसके बाद में एसओजी की टीम के सुपुर्द कर दिया गया और देर रात ही अशोक सिंह को लेकर एसओजी की टीम जयपुर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जालाना में उनसे इस समय पूछताछ चल रही है। उदयपुर में अगर हम तार की बात करें तो अशोक सिंह नेतवाल बहुत बड़े बीजेपी के नेता नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा बीजेपी में रसूख नहीं रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इन्हें कभी तवज्जो नहीं दी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी जौहर समिति के उपाध्यक्ष हैं, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष हैं। बांसवाड़ा में इनका आम का बड़ा कारोबार है, करीब 28 प्रजाति के आम की पैदावार ये करते हैं। तो ये कारोबारी जरूर है, माइनिंग व्यवसायी हैं, लेकिन बीजेपी में इनका रसूख बहुत ज्यादा नहीं रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है। ये वही मकान है जहां पर अशोक सिंह नेतवाल रहते हैं। ये गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है। इस समय मकान के अंदर सिर्फ परिवार की महिलाएं मौजूद हैं। हमारी अशोक सिंह नेतवाल के पुत्र दिव्यराज सिंह नेतवाल से भी बात हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पूरा जो घटनाक्रम सरकार द्वारा, एसओजी द्वारा किया गया, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है, क्योंकि उनके पिता एक साधारण राजनीति से जुड़े साधारण व्यक्ति रहे हैं। मुख्य रूप से वो सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहे, राजपूत समाज के वरिष्ठ नेताओं के तौर पर रहे। और इसके अलावा बात करें तो अभी तक उन पर किसी तरह के मामले दर्ज नहीं हुए हैं। दिव्यराज सिंह चौहान का कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर वे एक बयान भी जारी करेंगे और वे स्पष्ट तौर से इस पूरे मामले पर उनके पिता की भूमिका नहीं होने की बात कर रहे हैं। हालांकि एसओजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार जो फोन नंबर सर्विलांस पर रखे गए थे उसमें एक फोन नंबर अशोक सिंह नेतवाल का भी था। तो ऐसे में उसी फोन नंबर की रिकॉर्डिंग्स के आधार पर अशोक सिंह नेतवाल को गिरफ्तार किया गया। अब जब और ज्यादा पूछताछ होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे तो स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यही जानकारी मिल रही है कि स्थानीय स्तर पर अगर हम पार्टी लेवल पर बात करें तो अशोक सिंह नेतवाल का पार्टी लेवल पर बहुत बड़ा वजूद नहीं था और इनके परिवार का भी यही कहना है कि जब पार्टी लेवल पर बहुत बड़ा वजूद नहीं है तो किसी विधायक की खरीद फरोख्त करना ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जिन्हें पार्टी पर ज्यादा पूछा नहीं जाता हो। जी चलिए गोवर्धन, किसी विधायक की खरीद फरोख्त करना ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जिसकी पार्टी में पूछना हो, या फिर इसका दूसरा पहलू ये भी हम देख सकते हैं कि ठीक है जिसकी पार्टी में ज्यादा पूछ नहीं है, जिसको पार्टी से जो थोड़ा दूर है उस पर ही विश्वास जता दिया जाए ताकि कोई शक ना करे। बिल्कुल, देखिए खरीद फरोख्त का ये जो मामला है इसका 1 महीने बाद ये वापस उठ खड़ा हुआ है। आपको याद होगा 11 तारीख से जो बाड़ेबंदी शुरू हुई थी विधायकों की राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसको ठीक 1 महीने बाद ये मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है और अब बात सरकार गिराने के षड्यंत्र तक आ गई है और एसओजी ने मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को बाकायदा उठा लिया है इस पूरे मसले पर। अब जैसे जैसे आगे परतें खुलती जाएंगी, इसमें बहुत सी परतें राजनीति की, इंटरनल कांग्रेस की राजनीति की भी और बीजेपी की भी। डॉक्टर महेश जोशी से भी पूछताछ की जाएगी, संभावना जताई जा रही है। कितनी देर में अभी 2 नाम सामने आए। देखिए महेश जोशी परिवादी हैं और परिवादी हमेशा सबूत अगर उनके पास कोई है तो मांगे जा सकते हैं। तो उस लिहाज से महेश जोशी से कल भी हमारी बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि वो खुद एसओजी को चिट्ठी इस बारे में लिखने वाले हैं। अब देखना होगा कि महेश जोशी कब वहां पर सबूत लेकर के जाते हैं। हालांकि जो पहले प्रारंभिक तौर पर बातें कही गई थी सबूतों की, तो ये सबूत एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जो नंबर सर्विलांस पे थे उनके आधार पर सामने आ चुके हैं। अब पूछताछ में क्या निकलता है, 2 जिन लोगों को डिटेन किया गया है वो अगर मुख्य धारा के पॉलिटिशियन के किसी का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, उन सब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सबूतों के आधार पर अगर आगे मुकदमा चलाने की बात होती है तो उसमें वो अगर बड़े नेताओं के नाम उसमें सामने आते हैं, खरीद फरोख्त को लेकर के षड्यंत्र की बात सामने आती है तो वो फिर आगे काफी कुछ मामला ये सियासी तौर से गरमाएगा। लेकिन इतना तय है कि एसओजी की इस एफआईआर के बाद ये मामला अब सरकार को गिराने के एक षड्यंत्र के पर्दाफाश के तौर पर
कांग्रेस इसको पेश करने जा रही है और ये से स्पष्ट हो गया एसओजी की एफआईआर के बाद ही। तो काफी दिलचस्प जानकारियां भी धीरे धीरे छन के सामने आ रही हैं, लेकिन एक लंबे अरसे बाद में राजस्थान में इस तरह की चीज देखने को मिली है। इससे पहले 90 के दशक में भैरव सिंह शेखावत जो पूर्व उपराष्ट्रपति और तत्कालीन सीएम थे, अमेरिका इलाज कराने गए थे और उनके पीछे से सरकार को गिराने का एक पूरा सुनियोजित एक प्लान हो गया था, लेकिन बाद में वो प्लान लीक हो जाता है और वो साजिश विफल हो गई थी। सेम इसी तरह की कहानी अगर यहाँ पर एसओजी साबित कर पाती है, यहाँ पर निकल के चीजें सामने आई हैं, तो उसके हिसाब से तो एक लंबे अरसे के बाद में एक इतिहास दोहराने वाली बात यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी 2 विधायकों के नाम सामने आए हैं जिनसे संपर्क करने की बात कही जा रही थी, क्योंकि आपको याद होगा जब राज्यसभा चुनाव थे उस वक्त मुख्यमंत्री ने भी और कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कहा था कि बीजेपी के जो शीर्ष लोग हैं वो सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देर रात को 24 विधायकों ने एक साझा बयान जारी करके बीजेपी पर यह साफ तौर से आरोप लगाया है कि शीर्ष स्तर से उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो राजनीति इस पूरे मसले पर इन्वॉल्व हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी बीच इस जांच में क्या निकल करके आता है, किन बड़े लोगों के किस मिडिल क्रम के लोगों के नाम सामने आते हैं, उसके आधार पर सब कुछ इस पूरे मसले पर राजनीति और जांच निर्भर करेगी। राकेश, देखिए शिकायत वही दर्ज करवाता है, परिवार वही दर्ज करवाता है जो पीड़ित पक्ष होता है, वही जाता है शिकायत लेकर। शायद यही बरसों से हम देखते आए हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों ने कल विशेषाधिकार हनन की शिकायत करी विधानसभा में और तुरंत बाद ये 2 नाम सामने आते हैं। महेश जोशी ने एसीबी में शिकायत दर्ज की थी, अब एसओजी के पास ये मामला गया। अब क्या आगे? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं सीधे से कहना चाहूंगा, धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग लगती है, क्योंकि जब ये 2 लोगों के जो मोबाइल नंबर एसओजी ने सर्विलांस पर लिए थे, चूंकि विधायकों और सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, तो उसमें कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे एसओजी हो, एसीबी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, वो चूंकि इनके मोबाइल सर्विलांस पर नहीं लगा सकती। लेकिन जो विशेषाधिकार प्राप्त विधायक या सांसद या राजनीति से जुड़े बड़े लोग, जब इन लोगों को जो कि न तो राजनेता हैं, वर्तमान राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं, ना ही विधायक हैं, इनको अगर फोन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें अगर कोई इस तरह की बातचीत हुई है, क्योंकि एसओजी ने जो इन दोनों के मोबाइल सर्विलांस पर लिए हैं, तो वो बहुत सारी, एक ही फोन रिकॉर्डिंग नहीं है, एक फोन रिकॉर्डिंग को तो सिर्फ एफआईआर का आधार बनाया गया है। एसओजी के पास इन दोनों की बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जिनमें ये चीज सामने आई है कि इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें शामिल है। चूंकि अब इनको पहली बार मोबाइल नंबर इनका था, इनसे बातचीत हुई है, जिन लोगों ने, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या राजनीति के जिस कद पर वो बैठे हों, राष्ट्रीय राजनीति में हो या राज्य की राजनीति में हो, उन लोगों ने अगर इससे बात की है तो उनकी वार्ता निश्चित तौर पर जो है वो टेप हुई होगी, क्योंकि इन लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर थे, विधायकों या सांसदों के नहीं। तो अब एसओजी इन दोनों लोगों को बुला करके ये पूछताछ कर रही है कि जो वार्ता हुई है, इसके अलावा और भी, चूंकि एसओजी ने एफआईआर में इन 2 लोगों के अलावा अन्य लोगों के नाम भी दर्ज किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि एसओजी तब करेगी जब दोनों के बयान ले लेगी और जिन नंबरों से वार्ता हुई है, जिन लोगों से वार्ता हुई है, जिन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की पहल की है या इनको किसी तरीके से माध्यम बनाया है, तो इस पर एसओजी की पैनी नजर थी और हाईटेक तरीके से ये पैनी नजर रखी है। तो एसओजी ने इस मामले में अहम सबूत जुटाए हैं और उसके बाद अब एसओजी जो है इन दोनों से पूछताछ के बाद में और आगे भी और जो लोग हैं जिन्होंने इनसे बात की है उनसे भी पूछताछ। मुझे ये बताइए, देखिए मुख्यमंत्री ने उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के दौरान करोड़ों रुपए राजस्थान पहुंच चुका है, विधायकों को खरीदने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जिस महिला विधायक का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, वो महिला विधायक ये कह रही है कि मुझसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी तरह का कोई फोन नहीं आया है मेरे पास। लेकिन सवाल गोवर्धन ये भी है कि आपको याद होगा, जिस महिला विधायक का नाम आया वो होटल में भी देरी से पहुंची थी, वो कांग्रेस से बागी होकर भी चुनाव लड़ चुकी हैं। गोवर्धन, चलिए राकेश, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त भी ये बात कही थी, चुनाव के वक्त भी ये बात कही थी कि बड़ी मात्रा में पैसा, करोड़ों रुपया राजस्थान पहुंचा है और विधायकों को खरीदने की तैयारी चल रही है। उसके बाद शिकायत दर्ज करवाई। कपिल अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। कपिल जी, कपिल।
देखिए, अशोक सिंह नेतवाल के पुत्र दिव्यराज सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शायद हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हैं और दिव्यराज सिंह जो हैं हम उनसे बात करेंगे। दिव्यराज, इस पूरे मामले में बहुत बड़ा घटनाक्रम है, ये क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण रूप से निराधार है, राजनीतिक से प्रेरित है और हमें फालतू फंसाया जा रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर किसी भी रूप से कोई लेना देना नहीं हमारा। आपके पापा को कब एसओजी ने बुलाया, कब उनको अरेस्ट? कल शाम को 6 बजे के आसपास। कल शाम को 6 प्रक्रिया बस कोऑपरेटिव थे और हम थाने में गए उनके साथ में। फिर जयपुर से टीम आई और उन्होंने कहा कि हम पूछताछ के लिए जयपुर ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं अशोक सिंह नेतवाल के? क्या क्या बिजनेस है? अशोक सिंह जी मेतवाला मेरे फादर हैं। हमारा माइनिंग का बिजनेस है और खेती बाड़ी है और हॉर्टिकल्चर का काम है और दैट्स इट। इसके अलावा इसी तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि की जो बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनावों के अंदर जिला प्रभारी भी रहे हैं और काफी वर्षों से सामाजिक रूप से भी वे कार्य करते हैं। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज से शुरू से जुड़े हुए, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा से और वर्तमान में भी जौहर स्मृति संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं और धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन से सालों से, वर्षों से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सिंपल पृष्ठभूमि का मामला है और पूर्ण रूप से राजनीति के। क्या लग रहा है कि ये जो सब चीजें हुई हैं, इनके पीछे क्या हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, क्या कोई उनकी? सर, हम बहुत सिंपल लोग हैं, इतनी आगे की गणित तो मैं कैसे बता सकता हूँ क्या है इसके। ये कहना है कि एक मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लिया था और वो अशोक सिंह नेतवाला का नंबर था। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ये तो मैं नहीं बता सकता कौन सा नंबर है, क्या नंबर है, इसकी मुझे कोई, परंतु ये पूर्ण रूप से निराधार है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, परिवार के सदस्यों ने इसका खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लिया गया उसके बारे में परिवार के सदस्यों को जानकारी नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि वे सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता थे और एक बिजनेसमैन थे जिनका कि भाजपा के कार्यकर्ता जरूर थे लेकिन बहुत ज्यादा रसूख भाजपा में वो नहीं रखते थे। जी गोवर्धन, आपके पास आ रहा हूं मैं। रमीला खड़िया जिनका नाम आया है इस पूरे मामले में, कहा जा रहा है उनसे बात हुई, डील की गई रमीला खड़िया से, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरे पास किसी तरह का कोई कॉल नहीं आया। कांग्रेस कह रही है हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रमीला खड़िया कह रही है मेरे पास तो कोई कॉल ही नहीं आया। बिल्कुल, देखिए, जिन भी विधायकों का नाम पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ये बात जब चर्चा चली थी कि विधायकों के प्रलोभन के फोन आ रहे हैं, तो ऑन द रिकॉर्ड कोई भी विधायक ये बोलने को तैयार नहीं होता। देखिए, कई बार राजनीति में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि इंटरनली बात कुछ होती है और बाहर इस तरह की चीजें प्रकट करना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति में उनके फील्ड में भी इसका असर पड़ता है और पार्टी के अंदर भी उनके कद पर असर पड़ता है। तो यही वजह है कि स्ट्रेटेजिकली इस तरह की चीजों को कई बार नकार दिया जाता है। लेकिन जो एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें ये इशारा किया है साफ तौर पर कि रमीला खड़िया उनके पास फोन आता है, साथ ही आपसी कन्वर्सेशन में ये जो दो लोग हैं, ये महेंद्रजीत मालवीय, आप लगातार उस होटल के बाहर थे गोवर्धन, क्या वहां पर रमीला खड़िया थी उस वक्त? बिल्कुल, देखिए, रमीला खड़िया है वो कांग्रेस से बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो निर्दलीय विधायक जीती थी। बाद में उन्होंने, लेकिन वो तो कह रही है हमारी विचारधारा ही कांग्रेस की है, हम तो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, फिर बागी होकर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें? बिल्कुल, देखिए, उनके पति कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, उनको जब टिकट नहीं दिया गया था तो बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। वेरी फर्स्ट डे जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमने देखा था, हम भी खुद वहां उस वक्त कवरेज में थे, तो सारे नेताओं के साथ आकर के उन्होंने पीसीसी में भी और सीएम तत्कालीन जो नेता। चलिए, और रोक रहा हूं मैं यहाँ पर, बड़ी खबर, एसओजी में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी का हमला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर हमला बोला। एसओजी में दर्ज मामले की स्क्रिप्ट राज्य सरकार ने तैयार की। राज्य सरकार विधायकों का फोन टैप करवा रही है। यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। बीजेपी के खिलाफ ये बड़ी साजिश है और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर, राजेंद्र राठौड़ का हमला, बीजेपी का हमला। एसओजी में दर्ज एफआईआर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा यह बीजेपी के खिलाफ बड़ी साजिश है और इसकी स्क्रिप्ट राज्य सरकार ने तैयार की है। विधायकों का फोन टैप करवा रही है राज्य सरकार, ये कहा है
राजेंद्र राठौड़ ने। जी गोवर्धन। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह की जो चीजें हैं, जैसा कि पहले मैं बता रहा था, ज्यादातर विधायक उस वक्त भी जब होटल के बाहर हमने बातचीत की थी, जिनके ऊपर ये डाउट था कि उनको फोन किए गए, वो सब भी कह रहे थे कि उनके पास में किसी तरह के कोई फोन नहीं आए। तो ये स्ट्रेटेजिकली हो सकता है इनकार करे, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस पूरे मसले पर चीजें भी सामने आएगी, साथ ही दिन ब दिन सियासत भी इस मुद्दे पर गरमाएगी, कांग्रेस की अंदरूनी सियासत भी गरमाएगी। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपसी जो सियासी द्वंद्व है, जो जुबानी जंग है, वो जरूर आज से ही तेज हो गई है। कल आपने देखा होगा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव यहां पर दिया जाता है, उसके बाद शाम को ये खबर आती है कि एसओजी ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 लोगों को पूरे मसले पर डिटेन कर लिया जाता है। तो ये आगे सीरीज में चीजें चलती जाएंगी और सियासत का जो प्रमुख केंद्र है ये विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा है, ये आने वाले दिनों में बना रहेगा, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है। रमीला खड़िया के लिए ये भी कहा जा रहा है गोवर्धन की होटल भी देरी से पहुंची थी। वक्त ये था कि तमाम विधायक जब होटल पहुंच चुके थे, बाड़ीबंदी हो चुकी थी, उसके काफी दिनों के बाद, काफी देर बाद रमीला खड़िया वहां पहुंची थी। कहां थी वो, अगर ये सच है तो? देखिए, उन्होंने समर्थन अपना कांग्रेस को उस वक्त में दिया था और विधायक बहुत सारे थे जो देरी से होटल पहुंचे थे। तो देरी से होटल पहुंचने को इसका कारण नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उनके पास में फोन आने की बात एसओजी कह रही है, वो खुद इनकार कर रही है। अब सच क्या है ये सब कुछ पूछताछ में सामने आ जाएगा। जब तक रमीला खड़िया खुद सामने आकर के अपनी बात नहीं कहेंगी और एसओजी और ज्यादा इसमें तफ्तीश नहीं कर लेगी, तब तक पुख्ता तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना इसमें पूरा मामले में तय माना जा रहा है कि बात जो राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की थी, वो अब आगे बढ़ करके सरकार गिराने की एक षड्यंत्र और साजिश के तौर पर एसओजी ने इसको ला करके यहां तक खड़ा कर दिया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले ये था कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो केवल राज्यसभा चुनाव तक था। अब राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बातें आगे बढ़ करके सरकार गिराने तक की आ गई हैं, तो समझा जा सकता है कि सियासत किस दिशा में जा रही है। सवाल यहां पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि जनता आपको वोट करके और जनप्रतिनिधि को भेजती किस लिए है और बाद में वही जनप्रतिनिधि किस तरह की चीजें करते हैं। ये एक नई तरह की सियासी कल्चर की शुरुआत भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से इस तरह की कल्चर नहीं थी। लेकिन एसओजी का ये मुकदमा और जो सामने जो चीजें आई है वो एफआईआर दर्शाती है कि राजस्थान की महेंद्रजीत मालवीय क्या कह रहे हैं, मना कर रहे हैं वो भी? फोन आया कोई या उनके पास पहुंचा था कोई कॉल? नहीं, देखिए अभी तक कोई इस बात को विधायक नहीं कह रहा है, लेकिन सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी उन्होंने कहा है देर रात 24 कांग्रेस के विधायकों ने बाकायदा साझा बयान जारी करके साफ तौर से ये कहा है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है, बीजेपी इससे इनकार कर रही है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले उपनेता प्रतिपक्ष का बयान आ जाता है कि इस तरह की चीजों को लेकर के वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो पूरी इस मसले पर सियासत है, लेकिन बात जैसा कि मैं पहले कह रहा था, आयाराम गयाराम की सियासत को शुरू करने का प्रयास राजस्थान में भी अब होने लगा है। जो 15-20-25 साल में एक स्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल तौर से, उसको लेकर के अब चीजें वापस बदलने की कवायद की जा रही है। हालांकि ये चीजें पहले पता लगने से आगे ये चीजें बढ़ नहीं पाई, लेकिन उस सियासत की कोशिश यहाँ पर होती हुई जरूर दिखती हैं। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सी चीजें इधर जांच के लिए भी महत्वपूर्ण चीजें आएंगी, तो साथ साथ ही सियासत में भी बहुत कुछ डेवलपमेंट इस जांच के साथ साथ पैरेलल चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से लौटूंगा आप तीनों के पास। तो सियासत का सच, स्याह सच सामने आने वाला है। पूछताछ के लिए सबको एक एक कर अब एसओजी लाइन में लगाएगी और बुलाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्यसभा चुनाव में जो खिचड़ी का भगोना चूल्हे पर रखा गया था, वो खिचड़ी अब भी पक रही है। उस खिचड़ी में अब उफान आने को है और एसओजी ये उफान 2-4 दिन में शायद ले आए। एसओजी की एफआईआर पर गहराई से जांच हो, ये कह दिया है। अब डिप्टी सीएम सचिन
पायलट ने। बड़ी खबर इस वक्त की, एसओजी की एफआईआर पर गहराई से हो जांच, जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। सचिन पायलट ने कही ये बात, पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान। और एक और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, ब्यावर और उदयपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल पर बातचीत के संबंध में अब इनसे पूछताछ की जा रही है। एसओजी अधिकारी इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। अशोक सिंह के परिवार ने राजनीतिक षड्यंत्र से गिरफ्तारी करने का आरोप लगाया है। अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है। एसओजी फोन डिटेल के आधार पर, कॉल डिटेल के आधार पर, बातचीत के आधार पर अशोक सिंह से पूछताछ कर रही है। रूप से निराधार है, राजनीतिक से प्रेरित है और हमें फालतू फंसाया जा रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर किसी भी रूप से कोई लेना देना नहीं हमारा। आपके पापा को कब एसओजी ने बुलाया, कब उनको अरेस्ट? कल शाम को 6 बजे के आसपास। कल शाम को 6 बजे प्रक्रिया बस कोऑपरेटिव थे और हम थाने में गए उनके साथ में। फिर जयपुर से टीम आई और उन्होंने कहा कि हम पूछताछ के लिए जयपुर ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं अशोक सिंह नेतवाल के, क्या क्या बिजनेस है? अशोक सिंह जी नेतवाला मेरे फादर हैं। हमारा माइनिंग का बिजनेस है और खेती बाड़ी है और हॉर्टिकल्चर का काम है और दैट्स इट। इसके अलावा इसी तरह की राजनीतिक, तो माइनिंग का बिजनेस है, खेतीबाड़ी का बिजनेस है और राजनीतिक षड्यंत्र हमारे साथ किया जा रहा है, ये कहना है अशोक सिंह के शहजादे का, साहिबजादे का, बेटे का, पुत्र का। मेरे सहयोगी कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उदयपुर से, अशोक सिंह के घर के बाहर से, जिन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। कपिल, राजनीतिक षड्यंत्र अशोक सिंह के ही खिलाफ क्यों? कॉल डिटेल पहुंची होगी ना एसओजी के पास, तब गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, एसओजी ने एक नंबर जो जारी किया है, जिस नंबर को सर्विलांस पे रखा गया था, वो नंबर अशोक सिंह नेतवाला का है। उनके पुत्र अभी भी हमारे साथ में, दिव्यराज सिंह। दिव्यराज, सिर्फ अशोक सिंह को ही क्यों टारगेट बनाया गया, क्या रीजन लगता है? सर, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, परंतु ये फॉल्स एलिगेशन है कंप्लीटली और निराधार है और इसमें हमारी किसी भी तरह की कोई लिप्तता नहीं है। क्या सर्विलेंस है, क्या उनके पास प्रूफ है, ये तो मुझे इसकी जानकारी है नहीं। जब तक आरोप तय नहीं होते, हमें कोई सूचना अभी तक है नहीं, कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, जो 2 नंबर जारी किए गए थे, उन 2 नंबर में एक नंबर क्या अशोक सिंह नेतवाला का था? सर, वो नंबर मुझे नहीं पता क्या जारी किए गए, कहाँ जारी, मेरे पास की कोई ऑफिशियल, न तो मैंने कहीं देखा है, न कहीं पढ़ा, न मुझे किसी ने बताया, इसलिए उसके ऊपर तो मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा, अशोक सिंह का भाजपा में किस तरह से दबदबा रहा है, भाजपा में किस तरह से एक्टिव रहे? दबदबा तो नहीं कह सकते, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है शुरू से। सक्रिय राजनीति, चुनावी राजनीति में डायरेक्ट रूप से तो कभी नहीं जुड़े, परंतु एज ए कार्यकर्ता वर्षों से जुड़े रहे हैं और उसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी वर्षों से मेरे फादर काम कर रहे हैं। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा से जुड़े रहे हैं, जॉर्ज स्मृति संस्थान के वर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं वो, और भी किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन, कोई भी इस प्रकार के कार्य होते हैं। कौन से अंचल में वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े रहते थे? वैसे तो मेवाड़ में थे, परंतु मुख्य रूप से आप देखें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले जो हैं, क्योंकि मेरा गांव वहीं है, हम वहीं के रहने वाले मूल, तो थोड़ी सक्रियता वहाँ जरूर रहती थी, परंतु कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में तो हम कभी थे भी नहीं। जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, वो भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैंने न तो कहीं पढ़ा है, न मुझे कोई इस बारे में बताया गया है। अच्छा, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था कल आपके साथ? घटनाक्रम करीब शाम को 6 बजे एक टीम आई थी, बड़ी कोऑपरेटिव थे वो लोग, और बात की हमसे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद ये जयपुर से टीम आई और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि एसओजी की ये जो पूरी कार्रवाई है, ये राज्य सरकार की स्क्रिप्ट के आधार पे हुई है। आप क्या कहेंगे? सर, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, आई एम टू स्मॉल मैन टू कमेंट ऑन दिस, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर मुख्य रूप से वागड़ अंचल के कार्यकर्ता रहे हैं। इलेक्शन टाइम में काफी ज्यादा वो एक्टिव रहते थे और इलेक्शन टाइम में जब एक्टिव रहते थे
तो वो चुनाव के दौरान अब भाजपा के लिए वहां पर एज ए कार्यकर्ता और प्रतिनिधि के तौर पर वोट बटोरने के लिए काम करते रहे हैं। और इनके पुत्र का कहना है कि सामान्य कार्यकर्ता थे, उनका इतना दबदबा नहीं था कि विधायकों से खरीद फरोख्त कर सके। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से जुड़े अशोक सिंह के घर के बाहर उनके बेटे से बातचीत की, खास बातचीत। अशोक सिंह के बेटे ने कहा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। शुक्रिया कपिल। राकेश आपका भी शुक्रिया, गोवर्धन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सियासी चाल और कौन मोहरे हैं, कौन चेहरा है, कौन बॉस है, ये अब साफ धीरे धीरे हो जाएगा। कालीचरण सराफ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कालीचरण सराफ जी, इस मामले को किस तरह से अब आप देख रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं? ये सब अशोक गहलोत और उनकी पार्टी के लोगों का कपोल कल्पित बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में न विश्वास रखती थी, न रखती है और न आगे रखती है। ये तो खुद एलिफेंट ट्रेडिंग करने में मशगूल हैं। जो बीएसपी के 6 लोगों को जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, ये सब सामने है। तो ये इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके और प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत। अशोक सिंह का नाम आ रहा है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि उसने बातचीत की? पूछताछ कर रही है। अशोक सिंह हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। अभी उनके बेटे ने कहा है सर कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, मेवाड़ अंचल में वो सक्रिय कार्यकर्ता रहे। ऐसा है कि बीजेपी ने मिस कॉल करके और राजस्थान में 85 लाख मेंबर बनाए हैं जी। तो उसमें कोई मेंबर बना होगा। 85 लाख लोगों में कौन क्या है कोई पता थोड़ी है, पर कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता नहीं है जी। दो लोगों को हिरासत में लिया है, एसओजी ने पूछताछ कर रही है। दोनों से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है ना, कोई संबंध नहीं है जी। तो कांग्रेस कह रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है और महेश जोशी ने शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसा है कि कांग्रेस की आपसी फूट है जी, उनके आंतरिक कलह को वो उसको दबाना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं जी। ये सबको सर्वविदित है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में नहीं पट रही। कांग्रेस में 2 ग्रुप हैं जी, तो इसलिए ये अपने आंतरिक कलह को दबाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सीएम कांग्रेस में कोई आंतरिक फेरबदल करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आंतरिक मतभेद हैं, इसको दबाने के लिए ये इस प्रकार की ये अनर्गल आरोप लगा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। नहीं, कालीचरण जी आपने कहा कि 2 गुट हैं, 2 खेमे हैं कांग्रेस में। क्या किसी बड़े फेरबदल की आशंका को लेकर ये दबाव बनाया जा रहा है एसओजी का, जांच एजेंसियों का? ये तो अशोक गहलोत ही ज्यादा बता सकते हैं, मुझे क्या पता उनके आंतरिक मामले में। चलिए शुक्रिया कालीचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कालीचरण सराफ मालवीय नगर विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। किसने लिखी साजिश की स्क्रिप्ट, ये अब साफ हो जाएगा। सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबानी जंग भी अब शुरू हो गई है। केंद्र राजस्थान सरकार एक बात कहती है कि हर चीज के लिए केंद्र करें। केंद्र अब तक किसान सम्मान निधि के 1200 करोड़ दे चुका है, एसडीआरएफ फंड से 740 करोड़ दे चुका, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 2765 करोड़ दे चुका। आपको लगभग 1883 करोड़ रुपए केवल हेल्थ सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए दे चुका। इसके अलावा 50,000 पीपी किट, 1 लाख N95 मास्क, 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क, ये सब आपको केंद्र सरकार राजस्थान सरकार ने दिया है। इसके अतिरिक्त अनाज दिया, सारी व्यवस्था आपकी की। जरा राजस्थान सरकार इस बात का जवाब दे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपसे राजस्थान के लोगों ने कुछ मौलिक चीजें मांगी थी। एक तो हर जरूरतमंद तक राशन पहुंच जाए, आप उसको नहीं दे पाए, वितरित नहीं कर पाए, उसमें पूरी तरह राजनीति करने का। एक मांग है कि बिजली पानी के बिल माफ कर दो, उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, कहीं किसी विषय को लेकर के बैठ कर के योजना बनाई जाए। आज ग्रामीण रोजगार की योजना केंद्र सरकार ने चालू की, 125 करोड़ दिन की योजना है। उस 125 दिन की योजना में भी सरकार, राजस्थान सरकार 15 दिन निकाल चुकी है। जितना दिन उसको विलंब से रोजगार मिलेगा, राजस्थान सरकार की जेब से 1 पैसा नहीं जाने वाला। उसके बाद भी गरीब के पेट में लात मारने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। जिस तरह की भाषा इनके प्रदेशाध्यक्ष मिस्टर सतीश पूनिया, कटारिया साहब और राठौड़ साहब बोलते हैं, वो भाषा विपक्ष को शोभा नहीं देती। चार्ज करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, उससे पूरे राजस्थान की जनता में आक्रोश है। आप डायरेक्ट नाम लेकर मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं,
इस तरह से JW मेरियट में ऐसा हुआ और जमीनें दी गई और वो दिए गए, शर्म नहीं आती? अब आपको प्रूव करना चाहिए, झूठे आरोप लगाओगे तो साबित करना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं, मेरे साथ बैठ जाए, ऐसी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अब ये अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने अपराध बोध से अपने आप की फेस सेविंग करने के लिए इस तरह का झूठा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के उससे क्या फर्क पड़ता है? ना तो इससे मुख्यमंत्री जी के कोई फर्क पड़ता है, ना राजस्थान की सरकार के कोई फर्क पड़ता है। अजमेर से अजमेर में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ब्यावर से गिरफ्तारी। बीजेपी नेता और व्यवसायी भरत मलानी को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है भरत मलानी, गिरफ्तार। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रह चुके हैं भरत मलानी। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भरत मलानी के संबंध बताए जा रहे हैं। एसओजी ने कल देर रात भरत मलानी को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ देर पहले माल्यनगर विधायक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। अभिजीत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, बीजेपी तो मना कर रही है जिनकी गिरफ्तारी हुई है उससे किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तो बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रह चुके हैं, क्या इन्हें भी पहचानने से इनकार करेगी बीजेपी? देखिए सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि भाजपा क्यों भरत मलानी को पहचानने से इनकार कर रही है, इसका जवाब भाजपा बेहतर रूप से दे सकती है। लेकिन जो तथ्य है वो सर्वविदित है कि जो भरत मलानी हैं, जो ब्यावर के रहने वाले हैं, ये व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वे रह चुके हैं और इसके अलावा भाजपा के कई नेताओं के साथ इनके नजदीकी संबंध रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं। जो भाजपा के कोषाध्यक्ष है राम कुमार भूतड़ा, उनके करीबी माने जाते हैं, किरण माहेश्वरी के करीबी बताए जाते हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके साथ भरत मलानी की तस्वीरें जो है वो जो है सार्वजनिक रूप से सामने आती रही हैं। चलिए, शुक्रिया अभिजीत। एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा मामला। एसओजी में मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, गलत हो तो फांसी लगा दो, नहीं तो सीबीआई से जांच करवाओ। यही घोड़े यही मैदान, हम मुकाबले को हैं तैयार। तो सीबीआई जांच की मांग अब बीजेपी कर रही है। एसओजी पर भरोसा नहीं है, एसीबी पर भरोसा नहीं है, जांच हो तो सीबीआई की। बीजेपी ने यह बात कही है और कहा है अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पर चढ़ा दो। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी का आक्रामक तेवर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए